राजकुमार रोज थी। अक्सर हाँ आप आदिवासी समाज की आवाज उठाते हुए संसद में देखे जाते हैं। इसके लिए यह मंच आपका तहे दिल से स्वागत करता है, सम्मान करता है। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं राजकुमार रोज जी के लिए, हमारे आदिवासी समाज के सांसद राजकुमार रोज जी। और वही निरंतर आज भी चल रहा है। ये बात अलग है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, आज भी हो रहा है। आजादी के बाद कई ऐसे घटनाक्रम हुए और 99% लड़ाइयां लड़ी गई आजादी से पहले और आजादी के बाद भी जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, अपने कल्चर बचाने को लेके। आरक्षण की लड़ाई तो शायद मैं जहां तक समझता हूं 15-20 साल से लड़ने लग गई। 20-25 साल से आरक्षण के मुद्दों को लेकर संगठन बने हैं और आरक्षण की लड़ाई लड़ने लगे हैं। इससे पहले आजादी के बाद भी कुछ सालों तक जल जंगल जमीन की ही लड़ाई लड़ी जाती है। और उस लड़ाई की अगर बात करें, आज भी लड़ रहा है झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का आदिवासी अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है। वो जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा है, हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। कोई नौकरियों के लिए लड़ रहा है, कोई नेता बनने के लिए लड़ रहा है। तो मैंने जो शुरुआत किया था कि ये समस्या जो है, ये समस्या पैदा क्यों हुई? ये समस्या इसलिए पैदा हुई कि हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया। आज हम सबको, मुझे भी, हमें हमारा ओरिजिनल इतिहास नहीं पता है। ओरिजिनल इतिहास नहीं पता है, उस पे कलम चढ़ाया हुआ है। हम कहते हैं वो छत्तीसगढ़ झारखंड में रह रहा आदिवासी, उस पहाड़ी पे खनन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है अवैध या लीगल, जो भी, क्योंकि गवर्नमेंट जो बना लेती है, हमारे लिए अवैध है लेकिन गवर्नमेंट के लिए लीगल है। तो वो प्रभावित हो रहा है, माइनिंग से प्रभावित हो रहा है। उस पहाड़ पे जो माइनिंग हो रही है उससे प्रभावित हो रहा है। कुछ राज्य का आदिवासी के कल्चर पे माइनिंग हुई है। अवैध खनन हमारी संस्कृति पे भी हुआ। अवैध खनन या माइनिंग या अतिक्रमण हमारी बोली भाषा पे भी हुआ। हमें लगता है कि सिर्फ जंगल और पहाड़ों में ही अवैध खनन हो रहा है, वहां ही अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण हमारी संस्कृति पे हुआ, हमारी पूजा पद्धति पे हुआ, हमारे देव स्थलों पे हुआ। और अतिक्रमण किसी और ने नहीं किया, या उस पे कलम चढ़ाने का कहे आप जिसमें समझो, वो हमारे ही कुछ समझदार लोगों ने किया। हमारा जो बड़ा देव है, हमारा जो पूजा पद्धति, पूजा स्थल है, और हमारा कोई भाई थोड़ा बाहर चला गया, किसी और के प्रभाव में आ गया, कल्चर के प्रभाव में आके उस गांव में आया, गांव के लोगों ने समझ लिया ये तो बाहर से अच्छा पढ़ के आया है, समझदार आदमी है, तो उसने लाके अतिक्रमण करने का काम किया। देश में वर्तमान में माइनिंग जो हो रहा है, अवैध खनन जो पहाड़ों में हो रहा है, जो मिनरल्स निकालने के लिए, वो हमें दिख रहा है, लेकिन हमारे कल्चर पे खनन हुआ है, हमारी बोली भाषा पे हुआ, हमारे पूजा स्थल पे हुआ। हर घर में अवैध खनन हो रहा है। आज आपके देवी देवता, हम यहाँ पर बड़ा देव की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद मुझे पता नहीं, अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन कई घरों में हमारे पूजा स्थल नहीं है आज, वहां पर आपने अवैध खनन कर रखा है। किसी और से प्रभावित होकर आपने आपकी पूजा पद्धति पे अवैध खनन किया है। हमारे राजू भाई अभी भोजपुरी में, गोंडी भाषा भी है, भोजपुरी भी अच्छी लैंग्वेज है, बोलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर भी अवैध खनन हुआ। हमारी बोली भाषा पे भी, हमारे संबोधन पे भी अवैध खनन हुआ। और अवैध माइनिंग का नतीजा कल्चर पे, बोली भाषा पे, हर चीज पे, पूजा पद्धति पे, उसका नतीजा ही है, मैं समझता हूं कि आज हम अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इतिहास पे हुआ, हमारे साहित्यकार भाई साहब बता रहे थे
मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब दबाकुचला इतिहास, उसको दबाकुचा कल्चर को लाके आने वाली पीढ़ी के सामने रखा जा रहा है। लेकिन वहां पर भी अवैध माइनिंग हुआ है। एनसीईआरटी की किताब में आदिवासियों को लेके, आदिवासियों के इतिहास को लेके, आदिवासियों के कल्चर को लेके, अगर पिछले हम 10-12 साल का अगर इतिहास उनका निकालेंगे डाटा, हर साल संशोधन हो रहा है एनसीईआरटी की किताब में। पहले जो लिखा था उसको मॉडिफाई करके, कलम चढ़ा के, हमारा कल्चर खत्म करके, हमारा इतिहास खत्म करके, मॉडिफाई करके, और उसको लेके हम अनभिज्ञ हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि अवैध, हमारे कल्चर पे अवैध माइनिंग होने से, हमारी बोली भाषा की अवैध माइनिंग होने से क्या समस्या हुई। मैं पिछली बार विधायक था, मैं 2 बार विधायक रहा हूं, मुझे इस उम्र में 2 बार विधायक और सांसद बनने का अवसर मिला है। वो मेरी जनता, और मेरी जनता गरीब जनता है, कोई आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन दिमाग से और दिल से मजबूत है हमारे क्षेत्र की जनता। पैसों से गरीब है, पैसा नहीं है, लेकिन यहां से और यहां से मजबूत है। और वो मजबूत इसलिए है कि हमने हमारे कल्चर पे, हमारी बोली भाषा पे, हमारे पूजा स्थल पे, हमारे इतिहास पे हमने अवैध माइनिंग नहीं होने दिया गया, इसलिए वो मजबूत है और वो जागरूक है, इसलिए एकजुट है। मैं बताना चाह रहा था, मैं विधायक था, जयपुर में न्यूज़पेपर आया, छोटी सी लाइन पे लिखा था कि गोंड बस्ती के अतिक्रमण को उजाड़ा गया। छोटी सी 2 से 3 लाइनों में मेरी नजर पड़ी, और हमारे हर स्टेट का ट्राइबल की सूची निकाल के हम इसका रिसर्च करते हैं, तो मुझे लगा मैंने राजस्थान के अंदर तो गोंड समुदाय है नहीं, न एसटी की सूची में, न संख्या जनगणना हुई उसमें नहीं है। अशोकनगर कोई कॉलोनी थी। मैं दूसरे दिन, मेरे साथी थे राम प्रसाद जी विधायक, हम दोनों निकले, ढूंढते उस कॉलोनी में गए, पूछने लगे बस्ती। घंटा 2 घंटा बाद वो बस्ती मिली मुझे, और दूर से लगा कि मैंने कहा ये नहीं हो सकता। जैसे नजर पड़ी, उस मेरे नजरिए से मेरे विचार ये आए कि ये गोंड समुदाय नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने गोंड झारखंड में, हमारे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मैंने गोंड समुदाय को बहुत नजदीक से देखा, उनके बीच में रहा हूं, उनकी हर गतिविधियां, हर कल्चर को मैंने देखा, लेकिन उनको देख के लगा कि ये नहीं हो सकते, क्योंकि उनके कल्चर पे माइनिंग हो चुका था, इनकी बोली भाषा पे, उनकी आइडेंटिटी, उनके जो हमारे जो धार्मिक जो चीजें होती है, पूजा स्थल होते हैं, उस पे माइनिंग हो चुका था। जब मैं गया, कुछ लोगों को बुलाया, और युवा साथी जो थे, जो 50 साल से नीचे वाले थे, मेरे मन में पता नहीं क्या ख्याल आया, मैंने जोहार यूं कहा, और एक बुजुर्ग व्यक्ति था, 70, 75, 80 साल के आसपास का, वो ठेठ पीछे था, उसने लड़कों को साइड करते हुए आगे आया और सेवा जोहार बोला, और मुझे लगा ये सच में गोंड है, ये आदिवासी है। अगर वो बुजुर्ग नहीं होता तो शायद हम उन पे विश्वास नहीं करते और न ही उनकी मदद करते। एक अंश बचा हुआ था संबोधन का, कल्चर का, और जो युवा पीढ़ी थी उनको नहीं पता था, और संख्या उनकी 1,500 से 2,000 के आसपास थी उस बस्ती की। हम बेटे उन आसपास के लोग देखने आ गए, ये विधायक की गाड़ियां लग रही है और उस बस्ती में जा रही है, जिस बस्ती में झोपड़ी बनी, उसकी दीवार नहीं है, उसकी छत नहीं है, उसकी सड़क नहीं है, नालियां नहीं है, गंदी वाड़ा फैला हुआ है, रहने बैठने सोने का ठिकाना नहीं है, उस बस्ती में ये विधायक जा रहे हैं। लोग देखने लगे, हम गए उनके बीच में, वहां बैठे, फिर जाना। मैंने कहा हम ये जो 50 के अंदर वाले थे उनसे बात करना मतलब समझा नहीं, हमने 80 साल का, 75 साल का जो बुजुर्ग था उनसे हमने बात करना समझा, और उनसे जाना। जब उज्जैन का राज हुआ करते, राजा रजवाड़ा के वक्त, तो जयपुर में आमेर का जो राजा था, उज्जैन में कोई उनकी रिश्तेदारी थी, तो
कुछ बीमारी, विशेष बीमारियां हुआ करती थी उस समय राज परिवार में, तो उस बीमारी का इलाज वो उज्जैन से कुछ जड़ी बूटियां लाते थे और वो जड़ी बूटियां गोंड समुदाय कलेक्ट करके देता था। तो उज्जैन के राजा ने इनको इनाम के रूप में गोंड समुदाय का कुछ परिवार यहां जयपुर भेज दिया। और पहले हुआ करता था, राजा की बेटी अगर शादी करे तो साथ में हमारे आदिवासी हो या दलित हो या पिछड़ा हो, उनकी बहन बेटियों को भी कुछ साथ में भेजा जाता था। और उनको भेजा था जड़ी बूटियां, क्योंकि उस गोंड समुदाय, हमारा आदिवासी भाई जंगलों से, पहाड़ों से, इन पत्तियों से, फूलों से जो जड़ी बूटियां बनाते थे उस बीमारी का इलाज के लिए। तो उज्जैन के राजा ने कहा कि उस बुजुर्ग ने बताया कि उसके दादाजी बता रहे थे, उनके दादाजी 1500-1600 ईस्वी के आसपास ये लोग आए और उन्होंने सुन रखा था। तो जड़ी बूटियां हमारे कुछ परिवारों को यहां लाके बसा दिया कि आप बार बार कहां उज्जैन आते होंगे लेने के लिए, गोंडों को ले जाओ, जंगल में ढूंढ के लाके तुमको बना के देंगे और तुमको जिंदा रखेंगे। और आज भी उस गोंड परिवार को, किसी एक सिंगल परिवार को भी 100 बाई 100 की जमीन नहीं मिली थी। आज भी उस समय भी कितने लोग मरते हैं कोई पता नहीं। महिलाएं बताती थी कि हमारी बच्चियां पता नहीं गायब हो जाती है, कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है, मिलती भी नहीं है। बच्चे गायब हो जाते हैं, मिलती भी नहीं है। कुछ लोग गधा गायब हो जाता है, गधे के लिए माहौल बना देते हैं पूरे देश में, लेकिन हमारे आदिवासी समुदाय का इंसान गायब हो जाता है, उसका किसी मीडिया में नहीं आता है, न ही कहीं थाने में एफआईआर होती है। आज हम लोग पढ़ लिख गए, अधिकारी बन गए, हम नेता बन गए, अच्छी बात है, लेकिन हमारे समुदाय का, हमारा डीएनए जो गांवों में, जंगलों में, उन बस्तियों में रह रहा है, उनके क्या हाल है वो सोचने की जरूरत है। आज मैं सांसद हूं, मैं भी पूरा परिवर्तन नहीं ला सकता, मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर प्रयास करें तो सुधार होगा। जो शोषण अत्याचार हो रहा है वो कम होगा, बंद नहीं हो सकता इतनी आसानी से, कम हो सकता है। और मैं वापस उसी बात पे आऊंगा कि हमें हमारी समस्याओं का समाधान करना है तो हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा, हमारा इतिहास, हमारी पूजा पद्धति पे जो अतिक्रमण हुआ है, जो अवैध माइनिंग हुई है, उसको उजाड़ना, उसको हटाना पड़ेगा और हमारा जो ओरिजिनलिटी है उसको आगे लाना पड़ेगा। हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा, हमारी पूजा पद्धति हमारे विकास में कहीं बाधक नहीं होती है। आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ाने में उसकी सबसे बड़ी अगर सहायक है उसकी संस्कृति, उसकी बोली भाषा, उसका कल्चर, पूजा पद्धति। हमारे कुछ लोगों को लगता है कि हम पढ़ लिख गए और पढ़ लिख गए तो हम कल्चर, हमारी बोली भाषा, हमारी पूजा पद्धति से छोटा महसूस करते हैं, कि हम कमजोर, मतलब नीचे महसूस करते हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा, हमारा कल्चर हमारे विकास में, आपको आगे बढ़ने में कहीं बाधक नहीं रहेगी, सहायक है वो। और आज यहां तक जो पहुंचे हैं हम सब, उसकी भी यही देन है कि हमारी कल्चर जिंदा था और कल्चर की वजह से ही मोरवा है नहीं लकीलो, मतलब इस सीने के पीछे नहीं लिखा है या सीने पे नहीं लिखा है आदिवासी है, कल्चर, उसकी बोली भाषा से इसका टेस्ट होगा या उसकी, मतलब उसकी पहचान होगी कि आदिवासी समुदाय। आज झारखंड के अंदर मैं चर्चा कर रहा था, मुझे नाम पूरा ध्यान नहीं, शायद किसी को साथी को ध्यान होगा, पारसनाथ, जो कुछ समय पहले आदिवासियों का सबसे बड़ा झारखंड में पूजा स्थल के रूप में जाना जाता था। उसका प्राचीन नाम मुझे ध्यान है लेकिन आ नहीं रहा अभी जबान माइंड में, जो आजकल पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। वो आदिवासियों का पूजा स्थल था, आस्था स्थल था, और आज इस पे माइनिंग अवैध हो गया और वो पारसनाथ हो गया और आदिवासियों को वहां जाने से भी रोका जा रहा है। गोमो सिटी के पास में, लेकिन उसका उस पर्वत का अच्छा सा कोई नाम है, उसका प्राचीन नाम कुछ और है।
तो ये एक उदाहरण है। एक मैंने गौंड समुदाय का जयपुर में उदाहरण बताया, अगर वो बुजुर्ग नहीं मिला होता तो शायद हम उनको मदद नहीं करते। उस समय वहां के विधायक थे रफीक खान करके, उनको हमने कहा कि ये काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सभी का समाधान हो गया, लेकिन 50% लोगों का समाधान हुआ। उस समय उनको जमीन का पट्टा मिला। ये भी नहीं है, क्योंकि गूगल भी कई बार यहां पर भी माइनिंग हो रहा है। तो हमें हमारे इतिहास को जानना है, हमारे कल्चर को जानना है, और कल्चर और इतिहास को जानेंगे तो कई समाधान होंगे। हमारे वो बिल साहब बता रहे थे कि 47 एसटी सांसद हैं, 3 अनरिजर्व सीट से आते हैं, सैकड़ों विधायक हैं, लेकिन आदिवासियों की समस्याओं को लेकर समाधान नहीं हो पाता है, या नहीं करते हैं, या नहीं बोलते हैं। आज मैं आपके बीच में क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे उस व्यवस्था ने चुना है जो आदिवासियों को जरूरत है। और इस देश में चुनावी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, हम इलेक्शन करते हैं, वोट देते हैं सबको, लेकिन वोट से पहले एक प्रक्रिया और होती है, सिलेक्शन। इलेक्शन होता है, इलेक्शन से पहले एक प्रक्रिया होती है सिलेक्शन, मतलब टिकट। वकील साहब भी बैठे थे, शायद है नहीं, मैंने इतना संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रखा है, लेकिन संविधान में कहीं टिकट का हवाला नहीं है। संविधान के अंदर वोट का हवाला है, मतदान का हवाला, मताधिकार का हवाला है, और उसको महत्वपूर्ण माना गया है। इलेक्शन की प्रक्रिया से ज्यादा वर्तमान देश के अंदर सिलेक्शन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो चुकी है, और सिलेक्शन का पावर 2% लोगों के पास है। इलेक्शन 80% करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? सिलेक्शन, टिकट। ये जड़ें बहुत गहरी घुस चुकी है, इतनी आसानी से भी समाधान नहीं होगा इनका। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम प्रयास नहीं करें, और ये बात हमने भी सोची होती तो शायद आपके बीच में यहां नहीं आ पाते। बहुत जटिल रास्ता है, लेकिन थोड़ा इतना सोच लो कि हमारे महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हमारा अस्तित्व बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम थोड़ा संघर्ष ही कर लो भाई, सुख सुविधा नहीं मिलेगी, चलेगा, इतना ही होगा क्या? जान तो नहीं देनी है अभी हमको, हमारे पूर्वजों ने तो जान ही दी, इसलिए हम गर्व से कह रहे हैं, महापुरुषों की जयकारा लगा रहे हैं। हमको जान नहीं देनी है, बस इतना है कि हमें भौतिक सुविधाओं से थोड़ा दूरी बन जाए, चल जाएगा। संघर्ष करना है, क्योंकि सरकारों ने लोगों का टेस्ट जान लिया है। टेस्ट, मानसिक टेस्ट, एक तो जबान का टेस्ट और दिमाग का टेस्ट। इस मंच से कहना चाहूंगा कि आदिवासियों का कल्चर, आदिवासियों के अधिकारों पे बात होनी चाहिए, और आदिवासियों के इतिहास पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हमें इस देश में रहने वाले हर समुदाय का सम्मान करना है, उस समुदाय की कल्चर का सम्मान करना है, उस समुदाय के संबोधन का सम्मान करना है। बस दिक्कत इस बात से है कि हमारा संबोधन किसी को दर्द क्यों हो रहा है। हमें इस देश को महान क्यों कहा जाता है? विविधताओं में अनेकताओं में विविधता और एकता कहा जाता है। अतिथि देवो भव, इस तरह से संबोधन दिए जाते हैं। इस देश को महान इसलिए कहा जाता है कि इस देश में अनेक धर्म हैं, अनेक समुदाय हैं, अनेक संस्कृतियां हैं। हमें दूसरे की संस्कृति से दिक्कत नहीं है, हम दूसरे के संबोधन का सम्मान करते हैं, हम दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। तो आदिवासियों का जो संबोधन है, जय जोहार, उससे दिक्कत क्यों होती है? आदिवासियों के कल्चर से दिक्कत क्यों होती है? आदिवासियों की धार्मिक पूजा पद्धति से दिक्कत क्यों होती है? और आदिवासियों को सबसे बड़ा जाल, मानसिक गुलाम बनाने का धार्मिक जाल में फंसा रखा है। मैं सदन में भी इस बात को बोला है, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आदिवासी धर्म पूर्वी समाज है। सभी धर्मों का निर्माण या उनका गठन या जो भी कहे वो बाद में हुआ, और सभी ने हमारी पूजा पद्धति से माइनिंग करके, कलेक्शन करके अपना मॉडिफाइड मॉडल बनाया गया है।
हमसे सीख के और उस पे कलम चढ़ा के हमको 2 हिस्सों में बांट के हमारे साथ ही, वो कहते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है, वही देश में हो रहा है। हमें दूसरों से लड़ने के बजाय हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर भेदभाव है, हमारे अंदर कुछ छुआछूत या हमारे अंदर ऊपर नीच का जो भाव है। आदिवासी समुदाय के अंदर 700 के आसपास समूह हैं। कुछ बातों में मतभेद हो सकता है, लेकिन 99% एक रूपता है। तो 1% के क्यों लड़ रहे हैं? 1% की जो मतभेद है उस पे हम बाद में बैठ के हमारा समाधान कर लेंगे। 99% जो एक रूपता है, एक समस्याएं हैं, इनके लिए तो हमको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। मुझे जहां तक लगता है, कई साथी शायद पहली बार सुना होगा, और मेरा कोई उच्च यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी नहीं हुई है, मेरा कोई हाई लेवल का कोई पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन आदिवासी समुदाय को समझा है, इसके कल्चर को समझा है, और वही हमारी यूनिवर्सिटी है। डिग्री तो मुश्किल से 2-3 ली है। और पढ़ाई की बात जब आती थी, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा भी मेरी समझ में 3 प्रकार की है। पहली शिक्षा पारिवारिक सामाजिक शिक्षा, सेकंड नंबर पाठ्यक्रम जो एनसीईआरटी या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो पाठ्यक्रम है जिसको हमें पास होने के लिए, नौकरी होने के लिए जरूरी है, और तीसरी शिक्षा जो हमारा दबा कुचला इतिहास है और हमारा संविधान जो पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ाया जाता है। एक शिक्षा आपको बेहतर जीवन जीने के लिए है, आपको नौकरी या सुख सुविधा संभोग के लिए है, जिससे आपको नौकरी या बिजनेस मिल जाएगा। लेकिन पारिवारिक और सामाजिक शिक्षा अगर नहीं प्राप्त की और हम नेता और आईएएस भी बन जाएंगे तो भी हम हमारे समुदाय के लिए कुछ नहीं करेंगे। उसी पेड़ को जाके पानी डालेंगे जिस पेड़ ने हमारे जो छोटे छोटे जो पौधे पनप रहे थे उनको खत्म करने का काम किया था, उसी जाके पानी डालने का काम करते हैं सब लोग। 7,000 साल पुराना, 6,000 साल पुराना इतिहास हमको पता है, हर घर में पता है, बड़े बुजुर्गों को पता है, जो कभी स्कूल नहीं गया उसको भी पता है। वो अध्ययन कहां लिया मुझे नहीं पता, लेकिन 300 साल पहले आदिवासियों के साथ क्या हुआ वो किसी को नहीं पता है। 300, 200, 300, 500 साल के अंदर आदिवासियों के साथ क्या हुआ, संवैधानिक अधिकार क्या है, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 क्या है, वो हमें नहीं पता है। 5,000 साल पहले कहां टायर पंचर हो गया, कहां किसने अंगुली डाल दी, वो पता है हमको। देखो, मैं उसी बात पे लास्ट में आना चाहूंगा कि शिक्षा 3 प्रकार की। मैं हिंदी मैंने सीख ली स्कूल में जाके, थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश जानता हूं, कोशिश कर रहा हूं, दिल्ली में जरूरत पड़ रही है तो इंग्लिश सीख लूंगा, लेकिन जो मेरी मातृभाषा थी वो मैं वापस जाके नहीं सीख पाऊंगा। एक मिट्टी का निर्माण होता है, उपजाऊ मिट्टी का। उस उपजाऊ मिट्टी के निर्माण में 500 साल, 1000 साल लगते हैं। पत्थरों से, नदियों से, कंकड़ों से, पेड़ पौधों की पत्तियों से मिश्रण होकर एक उपजाऊ मिट्टी बनती है, और उसको उखाड़ के फेंकने में 2-3 घंटे लगते हैं, जैसे भी किदारा। इसी तरह बोली भाषा का निर्माण होने में हमारे बाप दादाओं ने हजारों साल लगाए थे। जो बोली भाषा, मातृभाषा, उसके निर्माण में पहाड़ों से, पर्वतों से जहां कठिनाई आई है, शब्द अपने आप निकले, किसी किताब में नहीं थे वो शब्द। उस बोली भाषा का निर्माण होने में हजारों साल लगे थे, लेकिन आज आधुनिकता की युग में आके हम उस बोली भाषा को 40-50 साल के अंदर खत्म कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमको अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन इंग्लिश या हिंदी या अदर देश की कंट्री की लैंग्वेज समझना या मत जानो, ये नहीं कह रहा हूं। वो तो आप पढ़ लोगे, वो जान भी लोगे,
लेकिन हमें पहले, सबसे पहले, मैंने कई समुदाय देखे हैं जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे अच्छे उसमें आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन उनकी जो मातृभाषा वो बोलते हैं परिवार में। हमारे अंदर क्या भावना है, जो लोकल भाषा बोल गया उसके प्रति हमारी हीन भावना रहती है। और कुछ लोग, कहा जाता है, अपने बच्चों को उनसे दूर रखते हैं। तो वो हमारा मूल है, वो जड़ है। अगर उस जड़ को हम भूल गए तो हम भले आईएएस बन जाएंगे, भले डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन समुदाय के लिए नहीं कर पाएंगे। भले एमपी बन जाएंगे, भले प्रधानमंत्री बन जाएंगे, भले राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन हमारी जड़ का नहीं पता है, हमारे मूल का नहीं पता है, हमारा इतिहास नहीं पता है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो भावना प्रकट नहीं होगी अंदर से। वही व्यक्ति वही कुछ कर पाता जिसके अंदर से भावना प्रकट होगी। और भावना प्रकट कब कर पाएगा, इसको उसका अतीत पता होगा। इसलिए हमारा सच्चा अतीत आज वर्तमान में यही हो रहा है, कलम चढ़ाया जा रहा है जोरदार। वो माइनिंग की जो बात, कई बार मैं साधारण शब्दों में समझाने के लिए कहा जाता हूं कि हमारे पूर्वज आम का पेड़ लगा के गए, उस आम का पेड़ पनप रहा था, उसी दौरान किसी के द्वारा विलायती बबूल, जिससे कांटे होते उसकी फैलियां होती है, जिसके पशु खा के मर जाते हैं, उस आम के पेड़ को काट के उस विलायती बबूल का कलम चढ़ा दिया गया और हमसे ही पानी डलवाया गया। तो आने वाली पीढ़ी को ये कहेंगे, आने वाले समय में वो आम का पेड़ बड़ा नहीं होगा, वो विलायती बबूल पैदा होगा। और विलायती बबूल पैदा होगा तो आम नहीं लगेगा, वो फैलिया लगेगी कि वो जहर लगेगा, वो कांटे लगेंगे। और 20 साल बाद आने वाली पीढ़ी को कहेंगे कि यहाँ आम था, तो वो हमको क्या कहेगा, तुम तो पागल हो गए, कहाँ आम था, ये तो विलायती बबूल है। और वही हमारी जो कल्चर, हमारे जो पूजा पद्धति, उनके लिए अगर हम आने वाले समय में कहेंगे, हमें कोर्ट में जाएंगे, हमारे लोग वहां से भी हारेंगे। कई किस्से हुए हैं, ऐसे कलम चढ़ाया गया है जोरदार तरीके से। तो शिक्षा बेहद जरूरी है। और डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी पूरी टीम को। आप जो प्रयास कर रहे हो बहुत बड़ा प्रयास है, और हमारी ओर से भी जब भी कोई छोटी मोटी मदद होगी, हमारी ओर से प्रयास किया जाएगा। और इस बात को समझना है कि हमारे पूर्वजों ने तीर कमान हथियारों से हमारे जल जंगल जमीन, हमारे अधिकारों की रक्षा की, और आज के समय में कागज और कलम से वो रक्षा करनी है। आज के समय में वो तीर कमान धनुष हमारी धरोहर है, उसको बचाना जरूरी है, लेकिन आज के जमाने में हमारे अधिकारों की रक्षा कलम और कागज से होगी। और कलम और कागज से तब कर पाएगा विवेकशील आदमी होगा, सोचने समझने की शक्ति होगी, सही गलत को जान पाएगा, इतिहास को जान पाएगा, अपनत्व को जान पाएगा, तो कर पाएगा। लेकिन सिर्फ पाठ्यक्रम को ही पढ़ के अगर बन गया बड़ा अधिकारी, तो मेरी समझ में वो नहीं मानेगा, वो अपने आप को उच्च मानेगा और आपको सबको दोष देगा, आप सबको वो गवार कहेगा, आप सबको ना समझदार पता नहीं क्या क्या वर्ड कहेगा, जो आपके ही कम्युनिटी से, हमारे ही समुदाय से गया हुआ व्यक्ति। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मेरी बात को सुना। छात्रवृत्ति का इशू को लेकर ज्ञापन दिया गया। देश ग्रोथ कर रहा है, विकास कर रहा है, हम सुनते हैं, टीवियों में देखते हैं। ये कुछ साधन है ऐसे हमको मानसिक डोज देने के। सुबह उठ के मानसिक कौन सा डोज देना है, कितनी एमबी का देना है, दोपहर तक कौन सी एमबी का देना है, शाम तक कितने एमबी का डोज देना है। कुछ साधन तैयार हुए देश में, और हमको पूरे दिन डोज देते रहते हैं, और हम उस डोज के नशेड़ी होते रहते हैं। हम सब आगे इसमें, किसी को बुरा नहीं लगे। ओरिजिनलिटी को हटाया जाता है, हकीकत को छुपाया जाता है। तो छात्रवृत्ति को लेकर डाटा निकाला मैंने, क्योंकि मैंने बात याद आ गई कि देश ग्रोथ कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए, हमारा देश है, हमें गर्व है, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में, इस देश को बचाए रखने में, इस देश की संपत्ति की रक्षा करने में लाखों आदिवासियों ने त्याग बलिदान दिया गया। 2011-12 के अंदर, 12-13 में इस देश से विदेशी शिक्षा के लिए, विदेश में शिक्षा, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा के लिए 1 से 1.5 लाख बच्चे जाया करते थे। उस समय विदेश छात्रवृत्ति योजना शुरू थी। उस समय आदिवासी समुदाय के लिए 20 सीटें रिजर्व थी,
और वो 20 में से 16-17 जाया करते थे। आज 2025 के अंदर 17 से 18 लाख बच्चे जा रहे हैं, जो आंकड़ा आया है, जो एजुकेशन वीजा का जो 2013 में 1 से 1.5 लाख बच्चे जाते थे। उस समय भी आदिवासी समुदाय से 20 सीटें, आज 15 लाख से ऊपर जा रहे हैं, अभी भी 20 सीटें। आज भी हमारा आदिवासी समुदाय 20 के अंदर ही है। यही लोकल छात्रवृत्ति में है। तो हमारी जो डिमांड है, आपने जो मुझे डिमांड दिया था, मैंने छोटा मोटा पढ़ा। शासन प्रशासन के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व, रिजर्वेशन शासन और प्रशासन दोनों के अंदर। दिल्ली की जो डिमांड है और उसके जो सूची है, उसके अंदर राज्य की जो सूची है उसमें समाहित करने के लिए, उसको अंकित कराने के लिए मेरी ओर से सरकार को पुरजोर तरीके से इस बात को उठाया जाएगा, मेरी ओर से पूरा प्रयास कराया जाएगा। सेकंड चीज, हमारा जो जड़, हमारी जो आइडेंटिटी, जिससे हमें एक आत्मबल मिलता है, और वो जो हमारे महापुरुष है, हम सबको दिल्ली में कोई भी बड़ा चौराया जो बिरसा मुंडा या जयपाल सिंह मुंडा के नाम से कराने के लिए पुरजोर तरीके से सबको मिलकर आवाज उठानी। सेकंड नंबर, तीसरे नंबर, एक ट्राइबल फेस्टिवल गवर्नमेंट कराता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन राज्य सरकार से डिमांड करनी है, यहाँ का जो भी प्रतिनिधित्व हो, कि राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ट्राइबल फेस्टिवल कराया जाए। इसका मॉनिटरिंग हमारे लोग करें। जो आयोग की जो डिमांड चल रही है, वो आयोग बने और वो आयोग के लोग करें। एक बात, विश्व आदिवासी दिवस, कुछ लोग कहते हैं हमको लेके, हमें गर्व इस बात का है कि यूएनओ ने 1994 के अंदर विश्व आदिवासी दिवस घोषित कराया था, और इस देश का राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने राजकीय अवकाश घोषित कराने में, राज्य पूरे देश के अंदर राजस्थान में। और हम 2 विधायक थे स्वतंत्र विचारधारा से, सरकार पे प्रेशर बनाया, सरकार उधर हो रही थी, और उसी दौरान प्रेशर बनाया, और उसमें गहलोत जी थे, उनको मजबूर किया, और मजबूर हुए, और उन्होंने राजस्थान के अंदर राजकीय अवकाश घोषित किया गया। विश्व आदिवासी दिवस का पूरी सरकार विश्व आदिवासी दिवस मनाता ही है। एक वक्त था हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए 100 बाई 100 का जमीन नहीं मिलता था, जिला मुख्यालय पे कलेक्टर परमिशन नहीं देता था, लेकिन सिलेक्शन प्रणाली के तहत हम इलेक्शन हुए, इलेक्टेड हुए, और इलेक्टेड होकर स्वतंत्र विचारधारा से गए, सरकार पे प्रेशर बनाया, और सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस बना के राजकीय अवकाश घोषित करके सारे कलेक्टर को निर्देश किया कि आप भी विश्व आदिवासी दिवस मनाओ। किस वजह से हुआ? 5 लाख लोग मिलकर हम सड़क पे आंदोलन करते, और एक व्यक्ति जाके विधानसभा में जाके 5 मिनट बोले, फर्क किसका ज्यादा है? 5 लाख सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं उसका, या विधानसभा में जाके बोल रहा है उसका? इसलिए उस चीज को भी हमें समझना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। मेरी बात को सुना, समझा, और मैं उम्मीद करूंगा हमारा हम सब कोई नहीं रहने वाले हैं, लेकिन जितना समय इस धरती पे है, पता नहीं स्वर्ग तो जाए नहीं जाए, वो बात अलग है। और एक चीज ध्यान में रखना, कुछ लोगों ने धारणा बना ली है कि मैं गरीब इसलिए हूं कि मेरे पिताजी ने या मैंने पूरे पहले वाले जन्म में कुछ गलतियां की थी, उसका भुगत रहा हूं। ये धारणा हमारे लोगों में ज्यादा है कि मेरे पिताजी या मेरे पूर्वजों ने पहले जमाने में कुछ गलतियां की थी, उस वजह से आज मुझे तकलीफें हैं, आज मुझे दुख है। और आप सभी अच्छे कर्म करके, अच्छे कर्म तो करने हैं हमारे खुद में वो तो, लेकिन अगले जन्म की तैयारी के लिए, स्वर्ग में जाने की तैयारी के लिए जो कर रहे हो, मुझे नहीं लगता। तो जितना हो सके इतना इसी जन्म में, एक ही जन्म में 10 जन्म लो, 20 जन्म लो, इतना तेजी से काम करो कि जो 10 जन्म लेके जो काम कर सकते हो, वो एक जन्म में ही इस समुदाय के लिए, इस देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए करके जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। और अंतिम में एक बात कहना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, जयपाल सिंह मुंडा के लिए, जिन्होंने
एक स्वतंत्रता के रूप में और हमें विशेष जो अधिकार दिए गए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जो एक साथ 3 से 4 लाख आदिवासियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था, इस देश की जनता को एक संकेत देके गए थे। उस संकेत को समझना है और हमको और आने वाली पीढ़ी को उस रास्ते पे लेके चलना है। और आदिवासियों की स्वतंत्र जो धार्मिक व्यवस्था है और आदिवासी धर्म कोलम को लेके जो डिमांड चल रही है अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, उस आदिवासी धर्म कोलम को लेके आप सभी को भी साथ देना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार, अबुआ दिसक अबुआ राज, जय बिरसा मुंडा, जय पालसी मुंडा। सर अभी आप नहीं जाएंगे मंच पे ही रुकेंगे। चलिए आगे मैं ये चाहता हूं कि एस.के. वर्मा जी सांसद जी का स्वागत करना चाहते हैं, आप मंच पे आए। दीपक गहलोत जी, सरफराज जी, कृष्णा जी, मनोज जी, आदर्श विद्यार्थी जी, राजेश बैठेकर जी, जय से आए हुए हैं मध्य प्रदेश से। आप सब सांसद महोदय का सादर अभिनंदन करना चाहते हैं। उसके बाद से हमारे एक प्रखर वक्ता अमरेश मौर्य जी बहुत बाद में आए हैं। आपका इस मंच से कम 10 बार मैंने नाम लिया है कि अमरेश मौर्य जी कहाँ है, अमरेश मौर्य जी कहाँ है, लेकिन आप बाद में आए हैं। हम आपको मंच देंगे, आपका भी मैं इस मंच से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। नेक्स्ट नाम ललन जी, धनेश्वर जी, दलन जी, दिनेश जी, भुवनेश्वर जी, भुवनेश्वर जी, जितने लोग आए हैं सबका मैं इस मंच से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। आप कहाँ हैं? राजेश जी के पुराने साथी विनय गौंड जी आए हैं, मैं इस मंच से उनका मान सम्मान स्वागत करता हूं। जोगेंद्र शाह जी पिछली बार मुख्य अतिथि रहे, आपको भी इस मंच से सादर सेवा जोहार अभिनंदन है। आपने इस बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुना, अध्ययन किया। उसके बाद से 1 साल के बाद आपको समाज की सेवा में लगनी है, सरकार की सेवा के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद। हम सब आपके आभारी हैं। मौर्य जी, अमरेश मौर्य जी, अमरेश मौर्य जी भैया कहीं भी हो, इस मंच से मैंने कम से कम 10 बार आपका नाम लिया। हमारे प्रखर वक्ता, हिस्ट्री के जानकार, आप कहीं भी हो, हम इस मंच से सम्मान स्वागत करना चाहते हैं। आपके समाज से जो सांसद साहब आने वाले थे, उनके फ्लाइट डिले की वजह से वो नहीं आए, इस वजह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज नौजवान साथी हमारे राजकुमार सांसद जी, कुछ सीखना पड़ता है। जो कि देखिए यहाँ के छोटे नेता भी दिल्ली में होकर दिल्ली में नहीं आ सकते, लेकिन राजस्थान से चल के समाज के लिए जो आए दिल्ली और देहात भी आपसे कुछ सीखेगा। और अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी समाज के लिए, तो यह सीखना पड़ेगा कि सांसद के पास कितना कीमती समय होता है। और हमारे बीच में दिल्ली देहात में आए, पूरे गांव की तरफ से, दिल्ली देहात की तरफ से आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा सब बनेंगे तो शायद आपका भला होगा, समाज का भला होगा। धन्यवाद धन्यवाद। सतपाल सोलंकी जी, बिल्कुल आप एक युवा नेता हैं, हम सब आपका ससम्मान धन्यवाद करते हैं। मैं से आप करेंगे तो इसमें क्या दिक्कत है? लीजिए माला उठाइए, स्वागत कीजिए भाई। आपके नेता आपके सामने हैं, इसमें कहने की क्या जरूरत है? बचपन में सुना था गर्मी ऊन में होती है, बचपन में सुना था गर्मी ऊन में होती है। जब स्कूल में गया तो पता चला कि गर्मी खून में होती है। जब स्कूल छोड़ा तो पता चला कि गर्मी नहीं खून में नहीं होती है, न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी खून में होती है। गर्मी तो जब कुछ करने पे उतारू हो जाओ तो गर्मी तुम्हारे जुनून में होती है, जुनून में होती है। यह जुनून राजस्थान से सड़कों से संघर्ष करके दिल्ली संसद तक आए हैं। हम इनका इस मंच से सम्मान स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अमरेश मौर्य जी इसके बाद हमारे वक्ता होंगे, मैं उनका इस मंच से सम्मान करता हूं एक माल्यार्पण के साथ। मैडम को देखो ना वहाँ। आज महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के द्वारा इस दिल्ली की धरती पर शाह समाज के द्वारा
आदिवासी मिलन समारोह के रूप में विश्व की धरोहर, प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार को जिंदा रखने के लिए इस मिलन के रूप में एक क्रांति की ज्योति जलाने का काम महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट कर रही है। सम्मानित साथियों, हम दिल्ली की धरती पर आए, अपने गांव, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी और अपने परिवार को छोड़ करके आए, और अगर यहाँ पर आए तो इसी समाज के लोगों ने अपने अधिकार और सम्मान के लिए आपको यहाँ पर इकट्ठा करने का काम किया। साथियों, जब सात समाज के लोग पीले पट्टे पहन करके गलियों में निकलते हैं तो कुछ लोग यह ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि देखिए यह जातिवादी व्यवस्था के द्योतक है। मैंने इस बात को कहा कि अगर इस देश में जाति व्यवस्था बनाने वालों ने जाति बनाई और अगर हमने सिर्फ अपनी संस्कृति और सभ्यता को जिंदा करने के लिए अपनों के साथ बैठने का काम किया तो लोगों को जलन है। मैं धन्यवाद करता हूं आदिवासी मिलन समारोह में महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के लोगों का कि आपने इस मंच को समस्त बहुजन समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में आपने इसको प्रसारित किया और इस विचारधारा को जिंदा रखने का काम किया। साथियों, मैं बनारस से रहने वाला हूं। मेरी विचारधारा भगवान बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ललाई सिंह यादव, संतगढ़ और तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चलने का काम करता हूं और उन सभी दबे, कुचले, मैले, शोषित, वंचित लोगों के साथ काम करने के लिए और उन्हें निकालने के लिए दिन रात तत्पर रहता हूं। तो साथियों, कार्रवाई को आगे बढ़ाइए, चलते रहिए, युवाओं को नेतृत्व दीजिए। सांसद साहब ने जो बात कही उस बात पर और अपने आपके इस मंच के द्वारा जितनी भी बातें आई उन सभी लोगों के बातों पर क्रमशः अध्ययन, चिंतन और मनन करिए। साथियों, आपके बीच में मिलते रहेंगे, लेकिन दर्द एक जरूर आपसे है कि दिन कदम मिलल जा तनी रतियों को बैठले बना, एक जागरण होला, शिव चर्चा होले। अरे भैया, कब्बो बिरसा मुंडा पर भी तो चर्चा कर ले बच्चा, कभी आदिवासी समाज पर भी तो चर्चा कर ले, कभी संस्कृति पर भी तो बैठ के चर्चा कर ले। अभी मानवर जी ने कहा जो अवैध खनन, माइनिंग, उसका सही शब्द हिंदी भाषा में सांस्कृतिक घोटाला। अभी आप देखिए वर्तमान समय में इस सरकार ने आदिवासी समाज को, जो आदिवासी है, आदि है, अब उसको वनवासी बोलने का काम कर रही है। वनवासी यानी आपके आदि सभ्यता को, जो आपकी सभ्यता है, उसको वनवासी के रूप में पेश करके उसको खत्म करने का काम करेगी। तो साथियों, आप, चूंकि मैं चौथे प्रोग्राम में शरीक हो रहा हूं, अभी गया के बौद्ध बिहार में दूसरी विचारधारा के लोगों का कब्जा है, उसके मुक्ति आंदोलन के लिए संसद भवन और जंतर मंतर पर प्रदर्शन था। हम जो इसमें गए थे और तमाम जगहों पर आज आपके बीच में आने का मौका मिला, लेकिन मेरा मन और पेट इस मंच से नहीं, जब रात में बैठ करके कैडर क्लास की बात करेंगे, चिंतन की बात करेंगे, आचार विचार और संस्कार की बात करेंगे, संस्कृति और सभ्यता की बात करेंगे, इतिहास ने अपने वंशजों के, पूर्वजों के और उनकी बातों को याद करेंगे, तब यह समाज आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। आपसे इतना ही कहूंगा कि मैं अभी भी आपका भाई बहुत से लोग इधर की बातें कर रहे हैं, उनसे किसी का कुछ वो नहीं है। ठीक है, सिचुएशन होती है राजनीति में, वो सबको पता होता है भाई, हर आदमी सिचुएशन के हिसाब से चलता है। लेकिन आपके जितने भी काम है, अपने क्षेत्र के जितने काम पेंडिंग है, जो आप लोगों ने जिम्मेवारी दी, उसको हम निभाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको मैं दूर करूँगा आपके लिए।
तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन खत्म, तो जो मनभेद था वो भी खत्म कीजिए और सारे मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। और आप हमें काम बताते जाना, हम आपके काम करते जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निगम पार्षद जी, आपने आए कम शब्दों में अपना विचार रखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाल कॉन्वेंट स्कूल के पास सम्मानित मदन भैया सर को एक पुष्प अर्पित करके सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में सम्मानित बलराम सिंह जी, उमाशंकर कुशवाहा जी, प्रेम जी, मुन्ना पटेल जी और तमाम मुन्नी बहन मुन्नी पटेल जी, रामचंद्र यादव जी, सम्मानित सागर सोलंकी साहब और तमाम साथी आए हुए हैं। यह मंच आप सभी लोगों का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। रामचंद्र भैया प्लीज ऊपर आ जाइए, नहीं ऊपर आइए, ऊपर आइए प्लीज। तो भाई आप हमारे अतिथि के रूप में भैया मदन भैया हमारे एक मजबूत साथी हैं, लीजिए। नहीं भाई, जो हमारे इस यहाँ आया है हमारे लिए अतिथि है। हाँ, हमारे लिए अतिथि हैं। आधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना, शाह समाज का पता मिल जाएगा। आप माननीय निगम पार्षद जी, माननीय रामचंद्र जी और उनकी पूरी टीम इस मंच को सुशोभित किया। शाह समाज के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आपने अपनी भागीदारी दी। यह मंच आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। पैसा जब ना रहे तो जरूरी रहे और चली चाहे चली गाड़ी भोजपुरी में मुर्गी बहल जाला। छपरा सिवान गोपालगंज आरा बक्सर बलिया में एक रखे संगीत के प्रेमी लोग होला, एक मुर्गी कहला, मुर्गी मार के आओ राजेश भाई, मुर्गी मार के। और इसका डांस देखिएगा, ये बेबो रानी दिल्ली चैंपियन नृत्यांगना, जिनको हम इस के माध्यम से तमाम एल्बम कैसेट के माध्यम से खेसारी कमललाल निरहुआ के साथ देखा होगा। चली चाहे चली चली चाहे रोटी चाहे चली गाली कोहे लगी है आवो झोली जब करत हुई हमारा से प्यार राजा जी, कभी जब करत हुई हमारा से प्यार राजा जी, कहे तू ही तयाज जाके चुका उधार राजा जी। बहुत
नहीं सहा अब तनी मेरो आबादी से कहा और देखिए मुझे गाना पर खुश होकर ममता शाह जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार और हमारा पूरा पार्टी की तरफ से 7,000 सेवा जोहार। राजेश भैया आज खाइए ना रहा नहीं सहा अब तनी मेरो आबादी से अरे रहना रही ये जगता रहना रही ये जगता हार के किरासन दुनिया जब ये ना छोड़वा तो कुछ मर जाए